हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की जीव विज्ञान के पेपर को हम देखने वाले हैं। इसका आपको पूरा संपूर्ण हल बताने वाले हैं। अगर आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो आपका जो 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें आप 70 में से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो पूरा पेपर देख कर जाइएगा। अब मैं आपको इस सभी के एक एक प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ। सभी का पूरा जितना क्वेश्चन दिया है इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको सभी क्वेश्चन याद करके जाना है। तो यहां पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। कह रहा है कि आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूण कोष होता है। तो जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं उसका भ्रूण कोष कैसा होता है? तो उसका जो भ्रूण कोष होता है त्रिगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। जो मंगोली जड़ता है 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी हो जाता है उसको कहते हैं मंगोली जड़ता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर दिया कि डेंगू बुखार जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक जो कि एडीज मच्छर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि अनुवांशिकता का रूपांतरित पौधा क्या है? जो अनुवांशिकता का रूपांतरित पौधा है उसे बीटी कपास कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन निश्चित उत्तरी क्वेश्चन दिया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अनिषेच फलन किसे कहा जाता है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद इसका आंसर बताता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है अनिषेक फलन क्या है समझाइए। अनुवांशिकी कोड की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। लीडिंग कोशिकाओं की क्या कार्य है? रक्त ए समूह वाली माँ और रक्त ओ समूह वाले पिता से बच्चों में किस प्रकार का समूह होगा उसको बताना है। वाहित मल क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मलों के उपचार का मुख्य अंतर बताइए। तो मैं चलता हूं आप सभी को इसका क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चनों का आंसर बताता हूं, उसके बाद आपको क्या करना अगला क्वेश्चन बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि अनिषेच फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन जो होता है, जब जो फल होता है निषेचन के बिना बन जाता है तो उसे हम अनिषेक फलन कहा जाता है। कैसे इसका आंसर देंगे कि जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि अनिषेक फलन वे फल हैं जो आम तौर पर बिना बीज के होते हैं और बिना निषेचन के विकसित होते हैं। जैसे सेब एक अनिषेक फलन नहीं है क्योंकि यह सेब के पेड़ फूलों के हिस्सों से विकसित होता है। सेब को फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाता है। जो सेब को फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे झूठा फल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि अनुवांशिकी कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड जो होता है इसका आशय होता है अनुवांशिकी कोड से आशय उन नियमों से है। जो अनुवांशिकी कोड का जो आशय उन नियमों से जिनका उपयोग जीवित कोशिकाएं अनुवांशिकी पदार्थ या डीएनए न्यूक्लियोटाइड त्रिक एमआरएनए अनुक्रम यहां पर देख सकते हैं कोड सूचना को प्रदान करती है, रूपांतरित करती है, स्थानांतरित करती है। कोड का यह स्थानांतरण राइबोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। तो यहां पर देख सकते हैं यह कोड सभी जीवों के लिए एक जैसा है। यह कोड कभी भी एक अमीनो अम्ल से अधिक कोड नहीं करता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है। तो लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं पूजक नामक वृषभा हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने के लिए सक्षम होती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र पर अंतरानलिक कोशिकाओं के का लीडिंग कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को आप आंसर देख लेंगे या अपने नोट से भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि यदि माता का जो ब्लड ग्रुप है ए हो, पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो यदि माता का ब्लड ग्रुप ए हो, पिता का ओ हो, तो बच्चे का या तो ए होगा या तो ओ होगा, दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था लास्ट वाला, वाहित मल क्या होता है। तो वाहित मल जो होता है घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों व अन्य मानव क्रियाकलापों के उपयोग से किया गया जल अपशिष्ट को जल जनित हो जाता है, वह जो वाहित मल कहलाता है। आप ध्यान से देखिए, जो घरों में, उद्योगों में कार्य से जो जल निकलता है वह जाकर कहीं इकट्ठा हो जाता है, उसी को वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार से संयंत्र भी उपचारित कहा जाता है। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मल था, उसके बारे में आपको अंतर बताना था। तो यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक वाहित मल उपचार पूर्णतः यांत्रिक भौतिकी है। उसके बाद है कि जबकि द्वितीयक वाहित मल उपचार सूक्ष्मजीवी भाग लेते हैं। मूलतः रूप से उपचार के उस पद में वाहित मल बड़े बड़े कणों को निस्पंदन तथा अवसादन से
द्वारा भौतिक रूप से अलग किया जाता है। तो ये था आपका अगला इस सभी क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। क्या बताना है? मेंडल के पृथक्करण का नियम बताना है। आपको मैं इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को दिखा देता हूं, तब आपको आंसर बताने वाला हूं। उसके बाद है कि वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, सरकार द्वारा संरक्षण के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पेचिश के कारक, लक्षण और बचाव के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि वाटसन और क्रिक के प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बताना है। और यहाँ पर दिया कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो प्रतिजैविकों का नाम लिखना है और उसका वात उत्पादन का क्या बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिजैविकों का उत्पादित किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण का आपको नियम बताना है। नियम है क्या कहता है? तो पृथक्करण का नियम कहता है कि बीज संयोजन का नियम। जो पृथक्करण के नियम को हम बीज संयोजन का नियम कहते हैं। तो आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीज संयोजन का नियम किसे क्या होता है, अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम बताइए, अथवा पृथक्करण का नियम। आपको तीन टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि बीज संयोजन का नियम क्या होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो आपको तीनों का एक आंसर देना है। तीनों बराबर होते हैं, तीनों को इनको तीन नाम से जाना जाता है। तो इसका नियम होता है युग्मक बनने से समय, जो युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा पृथक्कृत हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को दो में से एक कारक प्राप्त होता है। इसे विसंयोजक नियम का अथवा पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो आपको इस प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए। आप 27 फरवरी के एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाए, इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चनों का हल बता रहा हूं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया कि देख सकते हैं वन्य जीव का आपको क्या बताना था, संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। प्राणी स्थल पर खाद्य श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने के लिए, जो खाद्य श्रृंखला को बनाए के लिए वन्य जीव क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वन्य प्राणियों में से अनेक बहुमूल्य जैसे पदार्थ कस्तूरी, खाल, ऊन, सींग, मधु, दांत आदि वसा हमें प्राप्त होता है। वन्य जीव प्राणी से पर्यावरण संतुलन रहता है। उसके बाद सरकार ने इसके लिए क्या भूमिका निभाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसके मकसद से वन्यजीवों और अवैध शिकार, मांस और खाल व्यापार को रोक लगाना था। इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, तब इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। तो इनको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों को मांस, खाल, हाथी के दांत आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने थोड़ा लिखा है कि वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वन्य जीवों में मांस, खाल, हाथी के दांत आदि प्राप्त होते हैं। इनमें वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आने वाले कुछ वर्षों में वन्य प्राणियों को कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त होने का भय है। इसीलिए क्या है, वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। इतना लिखेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो अच्छी तरह से इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हल करना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल पाए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि पेचिस क्या होता है, डिसेंट्री क्या होता है। तो पेचिस क्या होता है, जिसे दस्त के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं दस्त के गंभीर रूप को पेचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति को दस्त गंभीर रूप से हो जाता है तो उसी को पेचिस कहा जाता है, जो पेशी से बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बैक्टीरिया अथवा पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का मल पानी की तरह निकलता है और मल के साथ खून भी आता है। इसके होने के पीछे सिगोला नामक बैक्टीरिया और एटोमोइबा हिस्टोरिका नामक पैरासाइट जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेचिस क्या होता है। पेचिस जो होता है, दस्त का गंभीर रूप पेचिस होता है। यह बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण होता है। तो किसके कारण, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षण होते हैं जो व्यक्ति का मल होता है पानी की तरह होता है, उसके साथ खून भी जाता
है। पीछे यहाँ पर देख सकते हैं सिगोला नामक बैक्टीरिया और एटामोइबा नामक एटामोइबा हिस्टोलिका नामक पैरासाइट से यह होता है। उसके बाद इसके कारण क्या होते थे, यहाँ पे देख सकते हैं पेचिस होने का मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया जिसे सिगोला कहा जाता है और एटामोइबा हिस्टोलिका नामक पैरासाइट से होता है। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट निम्नलिखित कारणों से फैलते हैं जिन्हें पेचिस होने से वजह से गिना जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दूषित जल से फैल सकता है, दूषित आहार से, संक्रमित जल से और संक्रमित व्यक्ति से इनसे फैलना काफी, तो इनसे ये फैलना तो जो पेचिस से इनसे फैलते हैं, तो दूषित जल, दूषित आहार, संक्रमित मल और संक्रमित व्यक्ति से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेचिस के लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण मैंने आपको बता दिया कि जो मल होता है पानी के साथ और क्या होता है खून भी आता है। पेचिस के लक्षण इस प्रकार हैं, अलग अलग हो से, जैसे दस्त आना, बुखार होना, पेट में दर्द होना, मल के साथ रक्त आना, ये पेचिस के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके उपाय क्या होंगे। उपाय जैसे पेचिस को घरेलू के मदद में हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए नीचे बताए गए नुस्खों को आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको गंभीर जरूरी हो तो आपको डॉक्टर से भी इलाज करा लेना चाहिए। जैसे कि बटर मिल्क, जिसे छाछ कहते हैं, इसमें एक गिलास आप बटर मिल्क लग लेते हैं और इसको बटर मिल्क को ताजा पी लेना है। पेचिस की 2-3 बार तक गिलास बटर मिल्क पी सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का वाटसन मॉडल क्या था। तो जो डीएनए का वाटसन मॉडल है, डीएनए का डबल मॉडल जिसे कहा जाता है, इसे हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। इसे 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है जिन्हें स्ट्रैंड कहा जाता है। इससे चीनी सल्फेट नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसमें श्रृंखला समांतर क्रम में ध्रुवता से जुड़े होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रतिजैविक या एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो प्रतिजैविक जो होता है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो कि जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुओं को यौगिक का व्यापक समूह होता है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जिसका उपयोग कवक, प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण से इलाज किया जाता है। उसके बाद है कि रैमाइसिन को म्यूकर रैमोसिनियास नामक कवक अथवा पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेरियम कवक से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप 2 नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया हो तब आपको आंसर बताने वाले हैं। लघुत्तरी प्रश्न दिया है। लघुत्तरी प्रश्न में कि आवृत्तबीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का आपको वर्णन करना है। उसके बाद कहा कि अगला क्वेश्चन अनिषेच फलन को जनन को परिभाषित दीजिए, मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पैलेड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए, मरुस्थलीय पादपों जंतुओं का अनुकूल टिप्पणी लिखिए। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर क्या होगा तो आपको आंसर भी इसका मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर चलते हैं आंसर की ओर। तो यहाँ पर द्विनिषेचन की क्रिया विधि देख सकते हैं कि यहाँ पर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पराग नलिकाओं में उपस्थित दोनों नर केंद्रक के युग्मक से की तरह कार्य करते हैं अथवा भ्रूण कोश में पहुंचने वाले के बाद नर युग्मक का वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रीय संश्लेषित हो जाते हैं। क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से इसको आप पढ़ लेंगे और इसका आप उत्तर भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि पैलिड्रोम क्या होता है। पैलिड्रोम जो होता है प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट पहचान न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर उसके पास को काटता है, जिन्हें प्रतिबंधन स्थलों के रूप में जाना जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए रज्जु को पैलिड्रोम स्थल के केंद्र से जुड़ी होती है लेकिन विपरीत रज्जुकों के समान क्षारकों के बीच काटते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं दिया कि मरुस्थलीय पादपों की अनुकूल आपको प्रकार बताना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि इनकी जो जड़ें बहुत लंबी, शाखित, मोटी, मिट्टी के नीचे गहराई से जाती हैं और इनके तनों में जल संचय के कारण मांसल मोटे रंध्र स्टोमेटा गुहा से धसे होते हैं। पत्तियां छोटी सल कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद आपका डीएनए का क्रिक मॉडल था जो कि मैंने आपको बता दिया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिसंलयन क्या है, इसका कहाँ कहाँ संपन्न होता है, इसकी रायता क्या है, इसके आपको बचाव का उल्लेख कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं अनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या है। उसके बाद अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का उपयोग लिखिए। समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि पीले बीज वाले पौधों का यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप बताना है। पॉलीमरेज श्रृंखला की अपक्रिया का संक्षेप में लिखना है। राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज क्या लिखी है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद अंतर आपको बताना है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में, ब्रह्मोशी और अंतरोशी में, समष्टि समुदाय में, इसको आपको अंतर बताना है।
बताना है। उसके बाद यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन दिया है। विस्तृत क्वेश्चन फलों और बीजों का महत्व उल्लेख के लिए मादा जनन का तंत्र का क्या करना है, आपको नामांकित चित्र बनाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है लिंग सरलिंगता के बारे में बताना है। क्वेश्चन दिया है कि डीएनए के बारे में, अंतरण आरएनए के बारे में, अनुलेख इकाई के बारे में। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हल करता हूँ। बेटी फसलें, जैव विविधता, स्पॉट, मानव जीनोम, उसके बाद यहाँ पर अथवा आपको इसको हल कर लेना। तो सभी प्रश्नों को चलता हूँ, हल करता हूँ। जो हल मैं नहीं बताऊं तो आप उसको क्या करना है, अपनी बुक से हल कर लेना है। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होता है, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनुकीय अभियांत्रिकी आया अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जो कि जेनेटिक क्या है, किसी जीव के सजीन यानी हस्तक्षेप से परिवर्तित तकनीकों को प्रणालियों से विकास के अध्ययन की चेष्टा के नाम का समूह होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एक जीव जो अनुवांशिकी चरित्र को बदलने के लिए पुनः संयोजित डीएनए तकनीकी का उपयोग करके प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुण बताना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं समष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुण एवं विशेषताएं 3 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सभी को आप अच्छी तरह से लिख ले लेंगे। उसके बाद आपका पॉलीमरेज श्रृंखला है, इसको आप देख लीजिए। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसे नेशनल पार्क कहते हैं। एक ऐसा उद्यान जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय उद्यानों के अलग अलग नीतियां रखते हैं, लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में वन्य जीव के आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित रखना इसका ध्येय होता है। उसके बाद आपको शीत निष्क्रियता के बारे में बताना था। तो कुछ जीव शीत ऋतु में कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए अधिक अनुकूल क्षेत्रों में चले जाते हैं, इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। उसके बाद आपका ग्रीष्म निष्क्रियता, जो कि अंतर बताना था। तो कुछ जीव ग्रीष्म ऋतु से कुप्रभाव से बचने के लिए अनुकूलित क्षेत्रों में चले जाते हैं, उस जैसे ग्रीष्म क्या कहते हैं, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति दिल्ली से शिमला चले जाते हैं। उसके बाद आपको अंतर बताना था ब्रह्मोसी जीव। ब्रह्मोसी जीव क्या होता है, बहुत सारे सक्रिय ब्रह्मोसी जीव जैसे मेढक, सर्प आदि अपने शरीर को उष्मा बनाए रखने के लिए गतिशील रहते हैं। उसके बाद अंतर्रोष्मी था, जो उष्म रुधिर वाले धार जैसे आपका पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, अपने शरीर की क्रियात्मक द्वारा निश्चित रूप से तापमान बनाए रखते हैं। बाह्य तापमान को उतार चढ़ाव को उन प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको समष्टि के बारे में बताना था। किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीशीज या व्यक्तियों का कुल समष्टि कहलाता है। यहाँ पर समुदाय समष्टि, आपको समुदाय में अंतर बताना था। यहाँ पर देख सकते हैं बीज का महत्वपूर्ण योगदान बताना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीज का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, तो इन सभी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बीटी फसलें क्या होती है, तो बीटी फसलें यहाँ पर देख सकते हैं क्या होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बीटी फसलें क्या होती है, कैसी फसलें होती हैं जो पौधों को, ये प्रत्येक कोशिका को बीटी के रूप में उस बीज के उत्पन्न किया जाता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा। तो यहाँ पर बेटी कपास होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जो विविधता तटस्थल के जो उसमें के बारे में बताना था, हॉटस्पॉट क्या होता है। तो पूरे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाकि काफी बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद मानव जीनोम की परियोजना आपको बताना था, जो कि प्रोजेक्ट है, इसको देख लीजिए और अच्छी क्वेश्चन को आप पूरी तरह से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको पूरा क्वेश्चन का हल बताने की कोशिश की है। तो मैंने आपको हल नहीं बताया है, आप उसको हल कर लेंगे अपने बुक से या तो अपने गाइड से या तो अपने नोट से। तो मैं आपको प्रश्नों को फिर से दिखा दे रहा हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देखकर पूरा हल कर लेंगे। आपके 27 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों का मैंने आंसर देने की पूरी कोशिश की है। जो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया हूं, जैसे कि नामांकित चित्र का मैंने नहीं दे पाया, तो इनका आप नामांकित चित्र बना लेंगे और अच्छी तरह से हल कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरा क्वेश्चन को आपको हल करके जाना है, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे, जो मैंने नहीं बताया तो उसको भी हल कर लेंगे। अगर हल करेंगे तभी आपको अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका पूरा हल भी जो मैंने हल किया है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, दोनों को आप वहां से हल कर लीजिएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।